Today we discuss about the blood function. So generally blood help in a transportation of carbon dioxide and oxygen. वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ये हेल्प करता है. थर्ड वन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो शरीर के अंदर डिफरेंट भागों के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है. फोर्थ वन इज हेल्पिंग रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी. उसके बाद कुछ इसके जो स्टोरेज फंक्शन भी है ब्लड के, स्टोरेज करने के अंदर भी ये हेल्प करता है कुछ हद तक. बाकी अगर हम ब्लड की बात करें तो जैसे कि बॉडी के अलग अलग जगह पे जहाँ पे मान लो ज़्यादातर जो हार्मोन का सिंथेसिस होता है वहाँ पे वो वर्क नहीं करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वर्क किए जाते हैं. तो जो हार्मोन है जो कि हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मतलब हार्मोन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है. तो जनरली ये ब्लड के फंक्शन हो गए या कार्य हो गए जो कि ब्लड के द्वारा परफॉर्म करवाए जाते हैं. अब टोटल जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर अगर हम बात करें ब्लड की, तो जो टोटल बॉडी वेट का हम यहाँ पे टोटल बॉडी वेट का जो ब्लड उपस्थित रहता है हमारे शरीर में 6 to 8% ब्लड उपस्थित रहेगा टोटल बॉडी वेट का. उसके अंदर जैसे कि हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर अगर हम डिस्कस करें, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हम डिस्कस करें या हम एडल्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर जो जैसे कि हम यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो ब्लड की क्वांटिटी है वो 450 ml उपस्थित रहेगी. अब यहाँ पे जो एडल्ट के अंदर मेल तथा फीमेल दोनों के अंदर जो ब्लड का रेशियो है वो अलग अलग देखने को मिलता है. अब यहाँ पे जो मेल के अंदर भी अलग देखने को मिलेगा और फीमेल के अंदर भी टोटल जो अमाउंट है वो अलग देखने को मिलता है. तो जो मेल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो लगभग 5 लीटर तक. ये कोई कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है. इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है. अब यहाँ पे जैसे कि फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगभग फीमेल का ब्लड जो 4.5 लीटर उपस्थित रहता है. इसके अंदर स्लाइटली थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है. अब जो ब्लड है, ब्लड हमने पिछली क्लास के अंदर बता दिया था जो इसके कंपोनेंट हैं ब्लड किससे बना हुआ रहेगा. तो ब्लड के अंदर जो जनरली देखने को मिलता है एक तो ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड वन इज अ ब्लड सेल्स, थर्ड वन इज अ जो लिक्विड पोर्शन कुछ है वो देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे प्लाज्मा के अलावा कुछ लिक्विड पोर्शन के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी लिक्विड अवस्था के अंदर देखने को मिल सकते हैं. तो ये चीज़ें जनरली ब्लड के अंदर देखने को मिलती है. अब यहाँ पे ब्लड की कैटेगरी अलग अलग, जैसे कि ब्लड सेल्स के टाइप हम बताएं तो जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर हमने इनके नाम ले लिए थे. अब हम आज वापस देख लेते हैं. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 कैटेगरी है. अब यहाँ पे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो है, जैसे कि आरबीसी 600 उपस्थित रहेगी तो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट
1 देखने को मिलेगा। मतलब जो WBC के नंबर हैं वो स्लाइटली कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू RBC। प्लेटलेट्स तभी एक्टिवेट होगी जब मान लो टिश्यू ब्रेकेज हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जनरली इनके अलग अलग नाम भी है जो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। RBC को जनरली इरिथ्रोसाइट भी बोला जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। WBC को जो वाइट ब्लड कॉर्पसल सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ये इनका सब नाम है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इनके अलग अलग नाम हो गए। अब यहाँ पे द सेल लिस्टेड अबो आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड नोन एज प्लाज्मा। अब यहाँ पे ये जितने भी सेल्स है जिस भी लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड किए हुए रहते हैं उसको प्लाज्मा बोला जाता है। मतलब इनका जो, जैसे कि RBC WBC या प्लेटलेट्स की बात करें तो इन सेल्स का मूवमेंट नहीं होता। इन सेल्स का जो मूवमेंट है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो जो लिक्विड नेचर उपस्थित रहता है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड जो जनरली डिपेंड करती है वो प्लाज्मा के द्वारा देखने को मिलती है। तो जो ब्लड का फ्लूइड नेचर है या लिक्विड वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का भी परसेंटेज अमाउंट हमने बता दिया था, इसका 55% टोटल ब्लड के अंदर, और जो सेल्स होती है वो लगभग 45% देखने को मिलती है टोटल ब्लड के अंदर। अब जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है उसको हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। हीमेटोपोइसिस जनरली जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, या डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो ब्लड सेल्स का विकास होना या ब्लड सेल्स का निर्माण होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स या रक्त बनने की प्रक्रिया को हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर जो देखा था, एक टेस्ट ट्यूब हमने बनाई थी इस टाइप से, जो ब्लड को कैसे क्या सेपरेट किया जाएगा। तो ये फिर सेंट्रीफ्यूजन प्रक्रिया की जाती है, सेंट्रीफ्यूज। तो या ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके काफ़ी समय के लिए रख दिया जाता है। तो ब्लड जो है 3 डिस्टिंक्ट लेयर के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। जो सबसे लोअर वाली लेयर होती है यहाँ पे, इस टाइप की लोअर लेयर, वहाँ पे ब्लड सेल्स देखने को मिलती है या RBC देखने को मिलेगी। ये जो बीच वाली लेयर दिख रही है कुछ इस टाइप की, अब यहाँ पे RBC के जस्ट ऊपर की साइड में WBC देखने को मिलेगी। छोटी सी लेयर होगी क्योंकि WBC का अमाउंट भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब WBC के ऊपर की साइड में जो फ्लूइड नेचर का लिक्विड देखने को मिलता है, यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन रहेगा वो इसको प्लाज्मा बोला जाता है। उस बेसिस पे जो इनका सेपरेशन करने की मेथड है वो इस टाइप से की जाती है। तो टोटल आप जानते ही हो, टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर जो प्लाज्मा का अमाउंट होता है वो 55% तक प्लाज्मा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो RBC का या रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट है वो 45% होगा, और प्लेटलेट्स का अमाउंट और
वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स भी इंक्लूड है, तो इनका जो अमाउंट है लेसर देन 1% होता है। ये टोटल कैलकुलेट करें तो 100% हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तो ब्लड जो है फ्लूइड नेचर ब्लड का किसके कारण पॉसिबल है? ड्यू टू प्लाज्मा। अब हम हर एक सेल के बारे में देखें कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है टोटल सेल्स के अंदर लगभग 99% देखने को मिलती है, या आरबीसी है वो टोटल सेल्स के अंदर यहाँ पे 99% आरबीसी देखने को मिलेगी सेल्स के अंदर। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। अब हम हर एक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम जो ब्लड के बारे में डिस्कस कर दिया है, अब जो हमने टोटल जो सेल्स के बारे में डिस्कस किया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एक एक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से आरबीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आरबीसी है इनका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट लगभग टोटल सेल्स के अंदर जो अमाउंट है वो 99% देखने को मिलेगा। 99% टोटल आरबीसी का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो अगर हम बात करें इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी जो है, इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है क्या काम करती है और कहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इनका जो फॉर्मेशन है या निर्माण की प्रक्रिया है, फॉर्मेशन इनका बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो के अंदर इनका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बोन मैरो के अंदर भी जो लॉन्ग बोन होती है वहाँ पे लॉन्ग बोन के अंदर देखने को मिलेगा। लॉन्ग बोन के अंदर अगर हम बात करें तो जो जनरली यहाँ पे रखी जाती है फीमर, टीबिया फिबुला, उसके बाद रिब्स, हिप्स वाला एरिया और एटसेट्रा, मतलब जहाँ पे बोन का अमाउंट ज़्यादा हो वहाँ पे जनरली बोन मैरो के अंदर यहाँ पे फॉर्म होती है। अब अगर हम आरबीसी की बात करें तो जो मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी मतलब वयस्क जो आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। मतलब वयस्क आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो लाइफ स्पान होता है या जीवन काल होता है वो लगभग 120 डे का होता है। 120 डे का इसका लाइफ स्पान है। और इसके बाद इसके अंदर जो जनरली उसके बाद डिग्रेड होने की प्रक्रिया लीवर या स्प्लीन के अंदर पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे इन आरबीसी की बात करें, मैच्योर आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है या पिगमेंट उपस्थित रहता है। इस पिगमेंट को बोला जाता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन के कारण ही ये आयरन प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जनरली काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और ऑक्सीजन को शरीर के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का कार्य। तो
ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है वो जनरली परफॉर्म करवाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करवा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वाली कंडीशन को बोलेंगे कार्बोहीमोग्लोबिन वाली अवस्था बोला जाएगा। तो ये वाली अवस्था बनती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। और कुछ हद तक जो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म है वो प्लाज्मा के द्वारा भी पॉसिबल होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्लाज्मा भी रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब यहाँ पे इनके शेप की बात की जाए तो ब्लड का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव नेचर का होता है। बाइकॉनकेव नेचर की आरबीसी प्रेजेंट रहती है मैमल्स के अंदर। कुछ एक्सेप्शन भी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो इस टाइप का यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलता है आरबीसी का, जो कि साइड व्यू देखने पे बाइकॉनकेव लगेगी। और अगर उसका अपर व्यू देखें तो अपर व्यू कुछ इस टाइप से राउंड शेप के अंदर दिखाई देती है। अपर व्यू राउंड शेप, अपर व्यू के अंदर राउंड शेप से दिखाई देगी और साइड व्यू से ये बाइकॉनकेव नेचर की दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप की मैकेनिज्म है, जैसे कि ब्लड के डिफरेंट टाइप है, ब्लड ग्रुपिंग की मैकेनिज्म है, जो कि हम आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग की मैकेनिज्म ये भी निर्धारित की जाती है, आरबीसी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। आरबीसी की आउटर सरफेस पे, आरबीसी की आउटर सरफेस पे, बाहरी सतह पे कुछ प्रोटीन देखने को मिलते हैं, कुछ प्रोटीन देखने को मिलते हैं। उन प्रोटीन के बेसिस के ऊपर ही, जैसे कि मान लो ये आरबीसी की बाहर वाली सतह है, इस पे कुछ प्रोटीन लगे हुए रहते हैं। ये मान लो हमने आरबीसी ड्रॉ की है, तो आरबीसी की ये बाहर वाली सतह है, यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे रहते हैं। उस बेसिस पे ब्लड के अलग अलग टाइप किए जाते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये अलग अलग टाइप की जो ग्रुपिंग है वो आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन लगे होते हैं उस कारण ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे बाइकॉनकेव नेचर का हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी, जैसे कि पीएच की बात करें तो जो ब्लड का जो पीएच है स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना आरबीसी के केस के अंदर। अब हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी को भी वापस दो भागों के अंदर विभक्त किया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वापस डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी का हमने डिस्कस कर लिया है। जनरली जो डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, जो जनरली तुम जानते ही हो। वन नाम इज ल्यूकोसाइट्स, या इसको बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसकल सेल्स, कोई भी बोला जा सकता है। अब जो
डब्ल्यूबीसी या आरबीसी के अगर रेशियो की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर। एक अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट होगा तो उस जगह लगभग 600 आरबीसी देखने को मिलेगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल के अंदर कुछ पोर्शन दिया गया है जहाँ पे ब्लड सेल्स की आपको स्लाइड बनानी होगी, वहाँ पे अगर स्लाइड बनाते हो तो डब्ल्यूबीसी टोटल जो स्लाइड के अंदर 1 या 2 देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इनका जो मेनली योगदान होता है वो इम्यून सिस्टम के अंदर इनका जनरली रोल होता है। इम्यून सिस्टम के अंदर इनका योगदान देखने को मिलेगा, इम्यून सिस्टम के अंदर रोल रहेगा। अब यहाँ पे ये सबसे बड़े साइज की लार्ज साइज ब्लड सेल्स है, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी से इसकी साइज बड़ी देखने को मिलती है। अब इनका भी निर्माण, कुछ सेल का निर्माण तो बोन मैरो के अंदर होगा और कुछ सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कुछ डब्ल्यूबीसी जो है वो बोन मैरो के अंदर और कुछ लिम्फ नोड के अंदर फॉर्म होती है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करती है, तो ये फाइट या लड़ने का भी काम करेगी। फॉरेन इन्वेडर या हम कह सकते हैं कि जो पैथोजन होते हैं उनसे लड़ने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। जो शरीर के अंदर रोगाणु वगैरह कोई भी हो, इन्वेड कर जाए, तो उस कंडीशन में ये फाइट करने का भी काम करती है। इनका जो कुछ जैसे कि डब्ल्यूबीसी है वो एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडी भी फॉर्म करती है। डब्ल्यूबीसी, कुछ जो डब्ल्यूबीसी है एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करती है। अब इनका जो लाइफ स्पान है वो और एक डब्ल्यूबीसी टू डब्ल्यूबीसी वेरी करता है। इनका जो टाइप है, अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो जो जनरली इनका टाइप है वो ये 5 टाइप की देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल। अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हैं। सेकेंड वन इज इओसोनोफिल। थर्ड वन इज बेसोफिल। फोर्थ वन इज lymphocytes and fifth one is a monocyte। तो ये इनके 5 टाइप हो गए अलग अलग। इस बेसिस पे इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके जो 5 टाइप है, इनको भी वापस 2 कैटेगरी के अंदर बांटा जाएगा। एक तो जो डब्ल्यूबीसी है इनको बोला जाएगा ए ग्रेनुलर, ये ग्रेनुलर, और दूसरी को बोला जाता है ग्रेनुलर। ये ग्रेनुलर और ग्रेनुलर जो है, एक को बोला जाएगा अकणिकामय, और जो दूसरी होगी ग्रेनुलर जिसके अंदर, इसको बोला जाएगा कणिकामय। मतलब कणिका उपस्थित है या इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एब्सेंट है, उस बेसिस पे 2 कैटेगरी की जा रही है। तो 2 कैटेगरी के बेसिस पे वापिस इनके अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसके अंदर जो 2 सेल्स उपस्थित रहती है ए ग्रेनुलर्स के अंदर, उसका नाम है, एक है
लिम्फोसाइट्स और दूसरी है मोनोसाइट्स। ए ग्रेनुलर के अंदर, और ग्रेनुलर के अंदर वापस इनके 3 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज ए बेसोफिल, सेकेंड वन इज अ न्यूट्रोफिल्स, थर्ड वन इज अ ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल्स। अब यहाँ पे हमने इनके ये टाइप लिखे हैं। अगर हम टोटल ब्लड के अंदर इनको 100% माने तो इनका अमाउंट क्या होगा, उस बेसिस पे हम देख सकते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो अमाउंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो लगभग 20 से 25% ये देखने को मिलेगी। मोनोसाइट जो देखने को मिलती है 3 to 8% मोनोसाइट देखने को मिलती है। बेसोफिल्स जो हैं वो 5% देखने को मिलेगी। न्यूट्रोफिल्स हैं वो 60 to 70% देखने को मिलेगी, और ईओसिनोफिल्स हैं वो 2 से 4% यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब उस बेसिस पे अगर हम आगे और फर्दर डिस्कस करें इनके डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन को, लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनको भी फर्दर वापस 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो टी सेल्स हैं, एक बी सेल्स हैं, और एक लास्ट के अंदर जो है एन के सेल्स, इनको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल्स। अब इनके डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। ये ग्रेनुलर्स के अंदर कणिका एब्सेंट होगी, और ग्रेनुलर्स के अंदर जो कणिका है वो देखने को मिलेगी। तो हम इनके अभी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो जो बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो अरेक है, आउटर जो बाउंड्री हमने ड्रॉ की है, वो न्यूक्लियस यहाँ पे जो है अंदर की साइड में देखने को मिलेगा इस टाइप का। और इसके अंदर कुछ जो कणिकाएं हैं वो हम यहाँ पे रेड पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बेसोफिल का है। जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब है, बाइलोब न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम आगे न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो कभी कभी ट्रिपल लोब या ट्रिपल लोब से भी अधिक लोब उपस्थित हो सकती है इसके अंदर। तो जो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप से रहेगा। उसके अंदर हम अगर बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम है, जो न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम है वो कुछ यहाँ पे इस टाइप से न्यूक्लियस वहाँ पे उपस्थित रहेगा, या न्यूक्लियस रहेगा तो वो लोब से इंटरकनेक्टेड रहेगा, और ये भी कणिकामयी देखने को मिलती है। अब जो ईओसिनोफिल है, ईओसिनोफिल बाइलोब देखने को मिलेगी। ये भी बाइलोब स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से ये जो लोब है आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगी एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर से। ये भी कणिकामय देखने को मिलता है। तो ग्रेनुलर्स मतलब इसके अंदर जो कणिकाएं हैं वो देखने को मिलेगी। अब हम बात करें जो मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स का स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स हैं वो एक ग्रेनुलर्स देखने को मिलते हैं। तो मोनोसाइट बीन शेप के अंदर इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बीन शेप के अंदर, बीज के आकार का, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे कुछ ग्रेनुल्स हमें ड्रॉ नहीं करने, ये केवल
मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिए हैं। सो आपको ग्रेनुअल्स ड्रॉ नहीं करने हैं, यहाँ पे ग्रेनुअल्स एब्सेंट रहेंगे मोनोसाइट के अंदर। और जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए WBC के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, कि जो प्लेटलेट्स हैं वो तभी एक्टिवेट होती है जब कोई क्लॉटिंग प्रोसेस चालू होता है शरीर के अंदर, तभी प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है। क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर, क्लॉटिंग प्रोसेसेस के अंदर ही ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है। अब ये रिपेयरिंग के अंदर हेल्प करती है। या कोई डैमेज हो जाता है, डैमेज ऑफ वेसल्स पॉसिबल हो जाता है, या वाउंड को सील करने के अंदर, सील ऑफ वाउंड, इसके अंदर हेल्प करेगी। इनकी अगर शेप की बात करें तो ये कुछ इस शेप के अंदर पाई जाएगी। जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑन होती है, वहाँ पे आके ये फाइब्रस जाल के अंदर ट्रैप हो जाती है। तो इस हिसाब से ब्लड की क्लॉटिंग पॉसिबल होती है। तो हमने आज की क्लास के अंदर जो जनरली डिस्कस किया है वो WBC के बारे में डिस्कस, RBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया है। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग हियर वी डिस्कस।